This is my first lecture on IPC, and in this lecture I am going to discuss culpable homicide. Culpable homicide is the most important topic of IPC. तो सबसे पहले हम आपराधिक मानव बात पर ही डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए एग्जाम में। और हम 2013 में देख रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय कल्पेबल होमिसाइड, डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। आपराधिक मनोबल क्या है, आपराधिक मनोबल और हत्या में क्या अंतर है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद 2014 में ये क्वेश्चन नहीं आया, देन 15 में फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। आपराधिक मनोबल क्या होता है और केस के माध्यम से आपराधिक मनोबल और हत्या में अंतर। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा यहाँ पे केस ला का जिक्र कर दिया, केस ला के थ्रू आप बताइए। फिर 16 में भी आया व्हाट डू यू मीन बाय कल्पेबल होमिसाइड व्हेन मर्डर इज रिड्यूस्ड टू कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ भी कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन पूछा, आप मनोबल से क्या समझते हैं और किन परिस्थितियों में मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में चेंज हो जाता है। देन इसके बाद 2017 में ये मिक्स करके आया है, स्पेशली कल्पेबल होमिसाइड नहीं आया है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों मिक्स करके आया हुआ है। देन 18 में फिर रिपीट हुआ है व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। फिर वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, आपराधिक मनोबल क्या होता है और आपराधिक मनोबल और हत्या में डिफरेंस बताइए। नेक्स्ट इसके बाद तो ये अभी तक हमने देखा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर साल नहीं रहता है। तो सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड को इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 299 में कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया, आपराधिक मनोबल को सेक्शन 299 में परिभाषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये जो ऑफेंस का नाम लिखा है कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मनोबल, दैट मीन मनोबल जो कि आपराधिक, होमिसाइड जो कि कल्पेबल। अब होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव द्वारा दूसरे मानव की पारित करना, ये मानव वध करना। यही जो ह्यूमन बीइंग की किलिंग की जाती है, होमिसाइड की जाती है, ये होमिसाइड ये दो टाइप का हो सकता है, इट मे बी लॉफुल और इट मे बी अनलॉफुल। ये विधिपूर्ण भी मानव वध हो सकता है, जो अनलॉफुल भी हो सकता है, वैध भी हो सकता है। लॉफुल होमिसाइड में क्या होता है? लॉफुल से लेके 106 तक का, इन सेक्शन के अंदर जब किसी की डेथ होती है तो वो लॉफुल होमिसाइड में आता है। जैसे एक कन्विक्ट को, एक अपराधी को जब फांसी की सजा जब सुनाता है और जल्लाद उसको फांसी लटकाता है, उसको फांसी देता है, वहाँ भी डेथ की जाती है, बट दैट इज लॉफुल, क्योंकि सेक्शन 78 में क्लियरली लिखा हुआ है कि न्यायालय के आदेश के पालन करने में अगर कुछ भी किया जाता है तो ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है। तो वहाँ पे जल्लाद को हम कल्पेबल होमिसाइड के रूप से नहीं मानेंगे, और लॉफुल होमिसाइड में डेथ होती है, होमिसाइड होती है, बट दैट इज लॉफुल। इसी तरीके से प्राइवेट डिफेंस में सेक्शन 100 में हमें अधिकार दिया गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में हम किसी की डेथ भी कर सकते हैं। 103 में दिया गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में भी हम किसी की डेथ कर सकते हैं। 106 में भी है, कुछ कंडीशन में हम किसी की डेथ कर सकते हैं। ठीक, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करने में भी हम किसी की डेथ कर सकते हैं, ये हमें अधिकार दिया गया। ये जो डेथ होती है, जो की जाती है, ये लॉफुल होती है, वैध होती है, इसमें पनिशमेंट नहीं होती, उसको हम अपराध नहीं मानते। सेकेंड कैटेगरी जो है अनलॉफुल, अवैध मानव वध की जो कैटेगरी है, इसमें सेक्शन 299 ये है कल्पेबल होमिसाइड, जो हमने अभी पढ़ना है। सेक्शन 300 मर्डर, हत्या क्या होती है। 304 कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट यहाँ पर है। देन 304 ए डेथ काज्ड बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही से अगर डेथ की जाती है तो यहाँ पे भी पनिशमेंट दी गई है। 305 से किसी माइनर को या इंसेन पर्सन को वेट किया जाए सुसाइड करने के लिए और वो सुसाइड कर लेता है, तो ये पनिशमेंट होती है यहाँ भी। देन 306 है किसी को भी आपने अबेट किया सुसाइड करने के लिए, एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट इफ दैट पर्सन कमिट सुसाइड, तो वो भी अपराध होता है। तो ये एग्जांपल हैं अनलॉफुल होमिसाइड के, अवैध मानव वध के। तो नाउ यहाँ पे जो लिखा है होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग, मतलब एक ह्यूमन बीइंग ही किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ करेगा तभी वो
बहुत होता है। और कल्पेबल होमिसाइड में भी एक ह्यूमन बीइंग ही जब किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ करेगा तभी वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। एक इंसान किसी नहीं, एक जानवर किसी इंसान की डेथ करेगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। हमेशा ही डेथ करने वाला भी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और जिसकी डेथ हो रही है उसको भी ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में माना जाना चाहिए। डेफिनेशन देखते हैं इसकी 299 में क्या दी गई डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 299 causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to commits the offense of culpable homicide। जो कोई भी मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से जिससे मृत्यु की संभावना हो या यह ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके किसी की मृत्यु करता है वो अपराधी मानववध का अपराध करता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या कहा गया, हु एवर काजेस डेथ, सबसे पहले किसी की डेथ करनी होती है। देन बाय डूइंग एन एक्ट, ये जो डेथ होनी चाहिए कुछ कार्य करके होनी चाहिए, बिना कार्य किए हुई कोई नेचुरल डेथ होती है तो यहाँ पे नहीं आएगा। कुछ कार्य किया गया है, उस कार्य की वजह से किसी की डेथ हुई है। फिर इसके बाद मेंटलिटी दी गई है कि ये जो एक्ट किया गया कैसे किया गया हो। विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ, या तो डेथ करने का इंटेंशन रहा हो, व्यक्ति डेथ करना ही चाहता था, या विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडली इंजरी, व्यक्ति बॉडली इंजरी शारीरिक क्षति पहुंचाना चाहता था एंड दैट इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, बट वो जो इंजरी हो होनी चाहिए जो कि वो ऐसी हो जिससे मृत्यु की संभावना हो। और विद द नॉलेज, या इस ज्ञान के साथ वो कार्य किया जाता है कि इससे संभावना है किसी की डेथ होने की। यहाँ तीसरे पार्ट में ना तो इंटेंशन होता है डेथ करने का, ना ही बॉडी इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन, बट एक कार्य किया जाता है, एक एक्ट किया जाता है और वो एक्ट ऐसा होता है जिससे कि किसी की डेथ हो सकती है। तो अगर इस तरीके से कार्य करके किसी की डेथ की जाएगी तो वो कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस माना जाएगा और आपराधिक मानववध का अपराध कहलाएगा। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं मेरिट से। इस सेक्शन में 299 में फिर 3 एक्सप्लेनेशन दिया गया, 3 स्पष्टीकरण भी दिया गया है। पहला स्पष्टीकरण है वो क्लियरली कह रहा है, अ पर्सन हु कॉजेज bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or body infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की डेथ करता है, बॉडली इंजरी पहुंचाता है, ठीक, बॉडली इंजरी पहुंचा के डेथ करता है, और वो जो बॉडली इंजरी पहुंचाता है, जिस व्यक्ति को बॉडली इंजरी पहुंचाता है वो किसी डिसऑर्डर से पीड़ित हो, अंग विकार, मतलब उसका अंग कोई बॉडी का ऐसा है जो ठीक से काम नहीं करता है, डिसऑर्डर है, या डिजीज, उसको किसी तरह की बीमारी है, लीवर की, किडनी की, लंग्स की, कोई भी उसको बीमारी हो सकती है, या उसको बॉडली इन्फर्मिटी, बॉडली इन्फर्मिटी मीन्स कि वो कोई भी बॉडी का उसका पार्ट है वो इनफर्म, मतलब वो फर्म नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, उसमें पावर नहीं है, पावरलेस हो गया है, तो शरीर का कोई अंग शिथिल हो गया, उसमें पावर की कमी है, शक्तिविहीन या शक्ति में कमी है। इस तरह के लोग हों जो कि डिसऑर्डर, डिजीज या बॉडी इन्फर्मिटी से पीड़ित हों, सफर कर रहे हों, और ऐसे व्यक्ति की बॉडी इंजरी पहुंचाई जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने बॉडी इंजरी पहुंचाई है उसी ने उसकी डेथ की है। जैसे किसी का लीवर अगर डैमेज है, ऑलरेडी डैमेज है, बीमार है वो व्यक्ति, उसके लीवर पे उस जगह पे एक घुसा मारा, किसी ने मार देता है जानबूझ के कि उसका लीवर डैमेज है, एक घुसा लगने से लीवर उसका ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने एक घुसा उसको मार दिया पेट पर, उसके बारे में माना जाएगा कि उसने उसकी डेथ की है। हालांकि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर होता, उसके पेट में घुसा किसी ने मार दिया होता तो उसकी डेथ नहीं होती, बट यहाँ पर क्योंकि उसकी बीमारी, जरूरी ये है कि बीमारी का पता होना चाहिए, उस व्यक्ति को पता हो कि इसकी ये डिजीज है, ये जानते हुए भी उस जगह पे वो इंजरी पहुंचाता है और उससे व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो माना जाएगा कि उसने उसकी डेथ की। देन सेकंड एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया स्पष्टीकरण है, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। ठीक, जब डेथ इज काज बाई बॉडली इंजरी, जबकि डेथ किसी की बॉडली इंजरी पहुंचा के की गई हो, और द पर्सन हु काजेज सच बॉडली, जिस व्यक्ति ने उसकी बॉडली इंजरी की हुई है, शारीरिक क्षति पहुंचाई हुई है, शैल बी डीम्ड टू हैव काज्ड द डेथ, उसके बाद माना जाएगा कि उसने उसकी डेथ की है। Although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented। हालांकि जो डेथ हुई है उस डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता था, उसको रोका जा सकता था बाई रिसोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज,
उचित चिकित्सा करा करके, ठीक, उचित उपचार करा करके, स्किलफुल ट्रीटमेंट मतलब अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करा करके बचाया जा सकता था। अगर किसी की बॉडीली इंजरी पहुँचाई गई और वो बॉडीली इंजरी ऐसी थी कि अगर व्यक्ति का अच्छे से उपचार किया गया होता, अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया होता तो उसको बचाया जा सकता था। लेकिन तो अच्छे से इलाज नहीं कराया गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तब भी जिस व्यक्ति ने बॉडी इंजरी पहुँचाई थी उसके बारे में माना जाएगा कि उसी ने ही उसकी डेथ की है। मतलब ये कोई बचाव नहीं है कि हमने तो बॉडी इंजरी पहुँचाई थी ठीक था, बट अगर आप उसे अस्पताल में लेके गए होते, टाइम से हॉस्पिटल लेके गए होते तो उसको बचाया जा सकता था। ये कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये दिख जाता है कि आपने जो इंजरी पहुँचाई थी, जैसे किसी ने किसी के पेट में चाकू मार दिया, वो चोट ऐसी थी कि अगर टाइम से अच्छे अस्पताल में लेके गए होते घर वाले तो उसको बचाया जा सकता था, बट घर वालों ने लापरवाही कर टाइम से अच्छी जगह पे नहीं ले गए, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब ये अपराधी के लिए, अक्यूज के लिए कोई बचाव नहीं है कि घर वालों ने कायदे से उसका उपचार नहीं कराया। इससे कोई मतलब नहीं। अगर इतना कनेक्शन दिख गया कि जो बॉडी इंजरी पहुंचाई गई थी उसी से इसकी डेथ हुई है, ये कोई भी डिफरेंस नहीं है कि अच्छे से ट्रीटमेंट करके बचाया जा सकता था। ठीक है। देन थर्ड, तीसरा स्पष्टीकरण कहता है द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड बट it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. The causing of the death of a child in the mother's womb. बच्चा है जो कि माँ के गर्भ में है, उसकी डेथ का होमिसाइड में, मानववध में नहीं आएगा। लेकिन बट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, ये कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है यदि उस बच्चे का कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट माँ के गर्भ से बाहर आ गया हो, भले ही बच्चे ने पूरी तरीके से जन्म ना ली हो या उसने अभी पूरी तरीके से जन्म ना लिया हो। इतनी अगर हो जाता है कि बच्चे के बॉडी का कोई भी पार्ट माँ के गर्भ के बाहर आ चुका है, उस वक्त अगर चोट पहुंचाई जाती है बच्चे की डेथ हो जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। बट जब तक माँ के गर्भ में बच्चा है तब तक उसकी डेथ करना ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं माना जाएगा। नाउ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, अपराधी मानवबध के क्या क्या आवश्यक तत्व निकल के आ रहे हैं, मतलब सेक्शन 299 के क्या क्या आवश्यक तत्व निकल के आ रहे हैं, जो डेफिनेशन हमने देखी उसके अकॉर्डिंग ही ये एसेंशियल एलिमेंट निकल के आते हैं। तो पहली एसेंशियल एलिमेंट जो है डेथ ऑफ ए पर्सन मस्ट हैव बीन काज। कल्पेबल होमिसाइड के लिए पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज डेथ ऑफ ए पर्सन मस्ट हैव बीन काज, किसी व्यक्ति की डेथ होना आवश्यक है। अगर कितनी भी किसी को चोट पहुंचा दी गई है, अगर उस व्यक्ति की डेथ नहीं होती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं होती। तो ये जरूरी होता है कि डेथ किसी की हुई हो। ठीक है। The term death used in this section denotes the death of any human being, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, उसी की डेथ की जाएगी तभी वो डेथ में माना जाएगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी चाइल्ड इन मदर, जो हमने अभी तीसरे स्पष्टीकरण पढ़ा है कि माँ के घर में अगर कोई बच्चा है और उसकी अगर डेथ की जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। ठीक। तो एक ह्यूमन बीइंग अगर किसी एनिमल की डेथ करेगा तब भी कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ करेगा तभी वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, तभी वो अपराधी मानवबंध में आएगा। सेकंड, डेथ मस्ट हैव बीन काज्ड बाय सम एक्ट, जो डेथ की गई हो ये कोई एक्ट करके की गई हो, कोई कार्य करके की गई हो। अगर बिना कुछ किए हुई कोई व्यक्ति नेचुरली मर जाता है, ठीक, जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा एज का हो गया, एक दिन उसकी डेथ हो गई, तो ये डेथ इसमें नहीं है। या किसी का इलाज चल रहा था काफी दिन से, बीमार था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट दैट पर्सन डाइज, वो व्यक्ति मर जाता है, तो वहाँ भी ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड में जरूरी होता है कि कुछ एक्ट किया गया, ठीक है, कुछ एक्ट किया गया, कुछ कार्य किया हो, कार्य से ही किसी की डेथ हुई हो। ठीक। अब एक्ट क्या होता है, कार्य क्या होता है, द टर्म एक्ट एज डिफाइंड इन आईपीसी आल्सो इंक्लूड्स इलीगल होमिसाइड। 32 आईपीसी के अकॉर्डिंग जो एक्ट होता है, जो कार्य होता है, कार्य में इल्लीगल ओमिशन भी शामिल होता है। मतलब आप पॉजिटिवली कुछ करके रिजल्ट हासिल कर सकते हो या कुछ ना करके भी आप रिजल्ट हासिल कर सकते हो। जैसे किसी ने किसी की खूब पिटाई कर दी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव एक्ट किया गया है जिससे डेथ हो गई। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ ना करके भी हम किसी की डेथ कर सकते हैं। किसी को जानबूझ करके हम भूख सकते हैं, किसी को जानबूझ के कई दिन तक खाना ना देना जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है फिर भी एक रिजल्ट हासिल हो गया, तो इलीगल इलीगल होना चाहिए। इलीगल मतलब पर्सन वाज लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट, वो व्यक्ति कार्य करने के लिए बाध्य रहा हो और जानबूझ के उसने वो कार्य ना किया हो। ठीक है, तब कहा जाएगा उसने इलीगल ओमिशन किया है, उसने अवैध लोग किया।
यहाँ पे ओमिशन इल्लीगल होना चाहिए। जैसे अगर किसी की लायबिलिटी है कि पेशेंट को आपको दोनों टाइम में ये मेडिसिन देनी है और आपको बताया गया है कि एक टाइम भी मेडिसिन नहीं देंगे आप तो ये व्यक्ति मर जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। जिस व्यक्ति की लायबिलिटी थी उसको मेडिसिन देने की, उसने जानबूझ करके एक टाइम दवा नहीं दी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की डेथ हुई। यहाँ पे क्या है, इल्लीगल इन्फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक अवैध लोग हुआ, दैट पर्सन वाज बाउंड टू गिव मेडिसिन टू पेशेंट, वो बाध्य था व्यक्ति उस मरीज को मेडिसिन देने के लिए, बट उसने मेडिसिन टाइम से नहीं दी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अगर जानबूझ के उसने नहीं दिया है तो यहाँ पे माना जाएगा उसने एक इल्लीगल ओमिशन किया है, और इल्लीगल ओमिशन ये एक्ट के बराबर माना जाएगा, कार्य के बराबर माना जाएगा। For culpable homicide, mere death of a human being is not sufficient, but it is necessary that the death of the person is the natural, actual and reasonable consequence of that. मतलब एक कनेक्शन होना चाहिए कि जो भी इंजरी पहुंचाएगी, जो एक्ट किया गया, कार्य किया गया, उस कार्य से ही डेथ होनी चाहिए। एक कनेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, लिंक दिखाना पड़ेगा कि ना ये एक्ट किया गया होता है और ना इस व्यक्ति की डेथ होती है। अगर किसी को रिवॉल्वर से आपने रिवॉल्वर से किसी को फायर किया है, बट अगर ये निकल के आता है कि इसकी डेथ जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, वहाँ पे आपको कल्पेबल होमिसाइड के दोषी नहीं मानेगा। ये ज़रूरी है कि अगर हाँ, आपने चाकू मार दिया तो दिखे, यहाँ चाकू मारने से उसकी डेथ हुई है। रिवॉल्वर की गोली लगी है तो रिवॉल्वर की गोली लगने से ही उसकी डेथ हुई है। और दूसरी बात ये जो एक्ट है, जो कार्य की बात हम कर रहे हैं, सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग एक्ट में सिंगल एक्ट हो सकता है या सीरीज ऑफ एक्ट हो सकता है। इसी तरीके से मिशन में सिंगल ओमिशन हो सकता है, सीरीज ऑफ ओमिशन हो सकता है। जब हम बात करते हैं कार्य की, एक अकेला कार्य करके भी आप कुछ हासिल कर सकते हो या सीरीज ऑफ एक्ट भी आप कर सकते हो। अकेला कार्य में मतलब जैसे आप किसी को पॉइजन से मारना चाहते हो, आपने एक डोज पॉइजन की दे दी किसी को और पॉइजन कंज्यूम करके वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर आपने एक सिंगल एक्ट किया है, अकेला कार्य किया, आपने डेथ कर दी, ये भी एक्ट हो गया। कभी-कभी क्या होता है, एक सीरीज ऑफ एक्ट किया जाता है, कार्यों की पूरी एक श्रृंखला होती है। जैसे आपने थोड़ी-थोड़ी पॉइज़न किसी को 15 डेज़ तक दिया है और 15 डेज़ के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन पॉइज़न ना देने से उसकी एक दिन पॉइज़न देने से उसकी डेथ नहीं हुई है, लगातार आपने 15 डेज़ तक उसको पॉइज़न दिया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये आपने सीरीज ऑफ एक्ट किया है, कार्यों की पूरी आपने श्रृंखला की है। तो ये जो कार्यों की पूरी श्रृंखला आपने की है, ये पूरी कार्यों की जो सीरीज़ है, ये एक एक्ट के बराबर माना जाएगा, एक कार्य के बराबर माना जाएगा कि आपने एक कार्य करके उसकी डेथ की। इसी तरीके से जो ओमिशन होता है, लोप होता है, एक सिंगल ओमिशन हो सकता है या सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है, ठीक? एक बार आपने कुछ ना किया हो, जैसे आपको कहा गया कि आप इसको मेडिसिन दे दो, दोनों टाइम मेडिसिन देना, अगर एक टाइम ही नहीं दोगे तो ये मर जाएगा। तो आपने एक टाइम मेडिसिन नहीं दिया, जिसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हो गई। कभी-कभी क्या होता है, हमें कई सीरीज ऑफ एक्ट करने पड़ते हैं, तब जाके व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता हो कि हाँ 15 डेज़ तक हमें दवा देनी, 15 दिन तक हम दवा नहीं देंगे लगातार, तब जाके मरेगा। तो ये सीरीज़ ऑफ ओमिशन आपने किया कि 15 दिन तक हमने दवा नहीं दी, फिर जाके मर गया। या किसी को आपने भूखों रखा, 2 दिन खाना नहीं दिया, 3 दिन नहीं दिया, हफ्ते भर नहीं दिया, वो बचा हुआ, 10-15 दिन के बाद वो मर जाता है। ये सीरीज़ ऑफ ओमिशन हुआ कि कई दिन लगातार आपने किसी को खाना नहीं दिया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? ये माना जाएगा कि आपने एक सीरीज़ ऑफ ओमिशन किया है, एक कार्यों की पूरी आपने एक लोक की पूरी आपने सीरीज़ की है, ठीक है? तब जाके वो एक्ट, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं कि एक्ट में माना जाएगा, एक सिंगल एक्ट करेंगे तब भी, सीरीज़ ऑफ एक्ट होगा तब भी माना जाएगा। इसी तरह ओमिशन में भी एक सिंगल ओमिशन भी माना जाएगा और सीरीज़ ऑफ ओमिशन भी माना जाएगा, ठीक? तो कार्य में कार्य को आप कर भी सकते हो, ओमिशन भी हो सकता है और इल्लीगल ओमिशन भी हो सकता है अवैध। अगर आपकी ड्यूटी नहीं किसी को बचाने की, जैसे कोई स्विमिंग पूल में डूब रहा है, आप उधर से निकल रहे हो, आप जानबूझ के भी देखते हुए भी उसको बचाते नहीं हो, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए बाउंड नहीं थे, इसको इल्लीगल ओमिशन नहीं कहेंगे। बट वहीं पे एक गार्ड को इसलिए बैठाया गया हो कि जो कोई भी डूबने लगेगा उसको बचाना है, वो गार्ड भी जानबूझ के अगर कुछ नहीं करता है तो गार्ड के बारे में कहा जाएगा उसने इल्लीगल ओमिशन किया, ठीक? तो इल्लीगल ओमिशन के लिए आप तभी लायबल होगे जबकि आप लीगली बाउंड रहे हो उस कार्य को करने के लिए। अगर आप लीगली बाउंड नहीं थे उस कार्य को करने के लिए, तो वहाँ पे आपको इल्लीगल ओमिशन नहीं, दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से कम्युनिकेट करके भी आप कुछ कर सकते हो। किसी को आपने सुना दी जानबूझ करके, कोई ऐसी बात बताई कि आपको लग रहा है कि हार्ट का डिजीज़ है
इसकी डेथ हो सकती है। जानबूझ के आपने कुछ भी ऐसी अ, खबर दी, एक ऐसी सूचना दी कि ये खबर सुनते ही ये मर जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसा आपने किया है, उसकी डेथ होगी, तब भी माना जाएगा कि क्या ऐड किया है। कहने का मतलब ये है कि आप शब्दों से भी किसी की डेथ कर सकते हैं, अगर उन शब्दों का इफ़ेक्ट ये हो कि किसी की डेथ हो सकती है। नाउ थर्ड पॉइंट, एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये जो हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया कि डेथ हुई हो, कोई कार्य करके हुई हो। इसके बाद तीसरा जो क्लास है, तीसरे क्लास में 3 मेंटल कंडीशन दी गई हैं, ठीक है? तीसरे में 3 मेंटल कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन दी गई है डेथ विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। कार्य किया गया है वो डेथ करने के इंटेंशन के साथ। अगर जिस व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है, इस इंटेंशन से कार्य किया है कि हम इसकी डेथ करना चाहते हैं। जैसे किसी ने किसी की कनपटी पे रिवॉल्वर लगा दिया और शूट कर दिया। यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि वो उसको मारना ही चाहता है। तो अगर इंटेंशन ही किसी का है मारने का है, किसी को कोई पॉइज़न इसलिए दे रहा है, वो चाह रहा है कि इसकी डेथ हो जाए। तो अगर इंटेंशन साबित हो, तो इंटेंशन क्या होता है? द एम कीपिंग व्हिच इज माइंड एनी एक्ट इज डन इज इंटेंशन। जिस लक्ष्य को मन में रख कर के हम कोई कार्य करते हैं, वो हमारा आशय होता है। ठीक है? जैसे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, हमारा लक्ष्य क्या है? उस व्यक्ति की जान लेना। उस लक्ष्य को मन में रख के हमने रिवॉल्वर निकाला, निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया, फायर किया। वो व्यक्ति मर जाता है। यहाँ पे हमने लक्ष्य एक रखा था, लक्ष्य था सामने वाले की डेथ करना है, ठीक है? इस लक्ष्य को मन में रख के हमने रिवॉल्वर से फायर किया, व्यक्ति की डेथ हो गई। यहाँ पे माना जाएगा कि हमने इंटेंशनली उस व्यक्ति की डेथ की है, ठीक? तो पहला इसमें मेंटल कंडीशन दी गई है कि इंटेंशन होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन है आपका आशय है डेथ करने का, तो वो हमेशा कल्पेबल होमिसाइड में। तो पहली बात ये होगी कि इंटेंशन अगर है, तो वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। देन with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। जो दूसरा इसका मेंटल कंडीशन दी गई है, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से जिससे मृत्यु की संभावना हो। ठीक, तो अगर आपने कोई एक्ट इसलिए किया है कि आपका इंटेंशन था इसको bodily injury पहुंचाना, यहाँ पर आपका इंटेंशन ये नहीं कि व्यक्ति की डेथ हो जाए, आपका इंटेंशन बस इतना है कि उसको एक bodily इंजरी हम शारीरिक चोट पहुंचाएं। बट वो जो चोट आपने पहुंचाई है, जो आपने इंजरी पहुंचाई है, उससे मृत्यु की संभावना थी। तो यहाँ भी आपको कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाएगा। जैसे किसी ने किसी को चाकू से किसी ने किसी के पेट पे मार दिया, ठीक है? घायल कर दिया उसको, ठीक है? या सर पे 2-3 लाठियाँ मार के किसी की उसकी इंजरी होती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका इंटेंशन डेथ करने का नहीं था, हम उसके सर पे चोट पहुँचाना चाह रहे थे। बट अगर आप किसी के भी सर पे 1-2 डंडे खींच के मार देंगे, तो वहाँ पे पूरे चांसेस होते हैं कि जो इंजरी पहुँचेगी उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि सर हमारा वल्नरेबल पार्ट होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का। तो वहाँ पे आप लाठी से अगर 1-2 लाठी भी आप अटैक करोगे, तो किसी की डेथ हो सकती है। तो हालाँकि आप वो डेथ करना नहीं भी चाह रहे थे, फिर भी आप बार्गेनिंग रीच तो पहुँचाना चाह रहे थे उसको। अगर आप तरफ़ी किसी को अटैक कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट है नहीं कि आप उसको चोट पहुँचाना चाह रहे थे। अब अगर आपकी बार्गेनिंग यदि पहुँचाने का इंटेंशन था और वो जो आपने चोट पहुँचाई है, उससे व्यक्ति मर सकता था। अब वो मर सकता था कि नहीं मर सकता था, ये देखा जाएगा, डॉक्टर की रिपोर्ट में बताएगा किस चोट से व्यक्ति मर सकता था कि नहीं मर सकता था। तो उस चोट से व्यक्ति मर जाता है, कनेक्शन दिख जाता है कि ये इंजरी थी, इस इंजरी की वजह से व्यक्ति की डेथ हुई है, तब भी वो जिसने भी उसको इंजरी पहुँचाई है, उसको कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना कि जो इंजरी हमने पहुँचाई है, वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी की जैसे किसी ने किसी को एक झापड़ खींच के मार दिया, एक झापड़ खाने से ही वो नीचे गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर डेथ तो हो गई है किसी की, बट हमने जो किसी को एक झापड़ खींच के मारा, एक बॉडी इंजरी पहुँचाई, हमने चोट पहुँचाई। अब क्या किसी को स्लैप करने भर से, एक झापड़ मार देने भर से ही क्या उसकी डेथ हो सकती है? नहीं होती। वो नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर भले ही उस व्यक्ति ने उसको चोट पहुँचाई है, उसी से उसकी डेथ हो गई हो, क्योंकि झापड़ लगने से व्यक्ति नीचे गिरता है, फिर डेथ हो जाती है। और फिर भी यहाँ पे जिसने भी झापड़ मार दिया है, उसको हार्ट का दोषी मानेंगे, उसको कोई चोट पहुँचाने का दोषी माना जाएगा, उसकी डेथ करने का दोषी नहीं माना। तो हम किसी को क्रिमिनली लायबल ठहराते हैं, तभी ठहराते हैं जबकि उसकी मेंटालिटी और उसका एक्ट इसमें कनेक्शन हो जाए कि किस मेंटल इंटेंशन से वो कार्य कर रहा था, क्या एक्ट किया है, उसका परिणाम क्या हो सकता था। तो झापड़ मारने का परिणाम क्या होता है, ये हमें देखना होता है कि क्या झापड़ मारने से व्यक्ति मर सकता है कि नहीं मर सकता है। तो झापड़ मारने से व्यक्ति मर नहीं सकता, और ठीक है एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो गई है, तो इसके लिए हम उस व्यक्ति को लायबल नहीं ठहरा सकते हैं जिसने कि स्लैप किया था, जिसने कि झापड़ मारा था, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्लियरली जानना है कि बॉडली इंजरी पहुँचाने का ही इंटेंशन होता है, और
उसमें डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो कनेक्शन होना चाहिए काज और इफेक्ट का, कि ये इंजरी पहुंची थी, इस वजह से इसकी डेथ होनी हुई थी। द कनेक्शन बिटवीन द एक्ट एंड द डेथ caused by the act must be direct and distinct। ये जो आप कनेक्शन दिखाओगे ये सीधा होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आज किसी को चोट पहुंचाएगी, 6 महीने बाद उसकी डेथ होती है, तो आप उसमें लिंक के अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि 6 महीने पहले की चोट से उसकी डेथ हुई है। तो बिल्कुल वो कनेक्शन होना चाहिए कि हाँ उसी चोट से, हाँ आप क्लियरली दिखा देते हो कि हाँ इसी से ही मर गया है, तब तो हो गया। बट अगर ज़रा उसमें डाउट है, कुछ और चीज़ें बीच में आ गई थी, किसी और वजह से उसकी डेथ हुई है, तो यहाँ पे लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो जो कोई भी डेथ हुई है, कनेक्शन डायरेक्ट उसका होना चाहिए, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसी चोट का ये परिणाम है। बहुत रिमोट दो नॉट इमीडिएट, इट मस्ट नॉट बी टू रिमोट। ऐसा भी नहीं कि आज चोट पहुंचाई तो आज ही डेथ हो जाए, हो सकता है आज चोट पहुंचाई जाए 2 महीने बाद व्यक्ति मरे। अगर दिख गया कनेक्शन कि हाँ 2 महीना पहले चोट पहुंचाई गई थी, जो इंजरी हुई थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, और उसी वजह से 2 महीने बाद डेथ हो गई, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को लायबल ठहराएंगे जिसने इंजरी पहुंचाई थी। बट इट मस्ट नॉट बी टू रिमोट, ये बहुत ज़्यादा रिमोट भी नहीं होना चाहिए कि 4 साल पहले इंजरी पहुंचाई गई थी, फिर आप कह रहे हो उस चीज़ से मर गया है, तो इतना रिमोट भी हम उसको नहीं लायबल ठहरा सकते। नाउ थर्ड, इसका एसेंशियल एलिमेंट है एक्ट डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। जो थर्ड इसमें मेंटेड कंडीशन दी गई है, उसमें क्या है, नॉलेज होती है, ठीक। एक नॉलेज होती है, ज्ञान होता है व्यक्ति के पास में। ज्ञान ये होता है कि हम जो भी एक्ट कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, इससे डेथ के चांसेस होते हैं। थर्ड वाले पार्ट में ना तो इंटेंशन डेथ करने का होता है और ना ही इंटेंशन बॉडी में इंजरी पहुंचाने का ही होता है। बट यहाँ पर एक नॉलेज होती है, व्यक्ति को ज्ञान होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे किसी की डेथ हो सकती है। जैसे बहुत भीड़ भाड़ के एरिया में अगर कोई बहुत हाई स्पीड में अपनी कार्य गाड़ी चला रहा है कोई, और वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, तो माना जाएगा कि उसको ज्ञान था। उसको ज्ञान था कि इतनी भीड़-भाड़ वाले एरिया में अगर इतनी तेज़ हम गाड़ी चलाएँगे तो किसी की डेथ हो सकती है। अब वहाँ पर भले ही उसका इंटेंशन नहीं था किसी की डेथ करने का, भले ही उसका इंटेंशन ये नहीं था हम किसी को चोट पहुँचाएँ, बट आप एक एक्ट कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, वो कार्य ऐसा था हाई स्पीड में गाड़ी चलाना, जिससे किसी की डेथ हो सकती थी। इसलिए उस व्यक्ति को जिसने कि हाई स्पीड में क्राउडेड प्लेस में गाड़ी चलाई है, उसको कल्पेबल होमिसाइड की डेथ करने पर कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाएगा, आपराधिक मानववध का दोषी मान लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ टर्म नॉलेज इम्पोर्ट से सर्टेनिटी, नॉट मेनली प्रोबेबिलिटी, यहाँ कहा गया है कि मतलब नॉलेज मतलब थोड़ी ज़्यादा सर्टेनिटी दिखनी चाहिए कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसे होने के काफ़ी चांसेस हैं, तभी वो हम किसी को दोषी मानेंगे, ठीक। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लापरवाही से, बहुत ग्रास नेग्लिजेंटली कोई एक्ट करता है, तब भी हम मान लेते हैं कि उसको ज्ञान रही होगी। नाउ केस है एक, जमालुद्दीन का केस है। इन जमालुद्दीन केस 1892, the accused in exercising the spirit of a girl whom they believed to be possessed beat her resulting in her death। जमालुद्दीन के केस में एक लड़की थी, उस लड़की के बारे में माना जा रहा था कि इस पे प्रेतात्मा है, ठीक है। कि शी इज possessed, ये माना गया कि इस पे प्रेतात्मा है, भूत प्रेत की साया है। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया, और तांत्रिक ने उसको ट्रीट करने की जो एक्सरसाइज की है उसमें उसकी पिटाई की लड़की की, ठीक है। पिटाई करने के दौरान उस लड़की की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर हालाँकि वो तांत्रिक इलाज करने आया था, उसका उस लड़की का डेथ करने का इंटेंशन नहीं था, और ना ही उसका कोई ऐसा इंटेंशन था बॉडी इंजरी का। वो तो ये समझ के चोट पहुँचा रहा था कि मैं तो प्रेतात्मा को चोट पहुँचा रहा हूँ, उसका ये इंटेंशन नहीं था कि मैं लड़की को चोट, बट यहाँ ये माना गया कि कोई भी व्यक्ति अगर एक छोटी लड़की को इतनी चोट पहुँचा रहा है, तो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि इस चोट से व्यक्ति की डेथ हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है। यहाँ पे माना गया कि क्योंकि जमालुद्दीन ने काफ़ी लापरवाही से कार्य किया, ग्रास नेग्लिजेंटली कार्य किया, उसके बारे में कह सकते हैं उसको नॉलेज थी, पर्टिकुलर नॉलेज को थी यहाँ पर कि हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं इससे डेथ हो सकती है। तो भले ही उसका इंटेंशन नहीं था डेथ करने का, भले ही बॉडी इंजरी पहुँचाने का इंटेंशन नहीं था, बट तीसरे पार्ट में यहाँ पे दोषी मान लिया जाएगा। नॉलेज तो थी कम से कम उसको कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे किसी की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना गया, ठीक है। In Shamsher Khan versus State of Delhi, the Supreme Court held that manufacture of explosive materials such as bomb does not establish in itself that the act was done with the knowledge that it may cause death। अगर कोई बम बनाने का काम करता है कहीं पे, तो इतने से हम नहीं मान सकते हैं कि अगर किसी जगह पे बम बनाने का काम होता है, उसका मैन्युफैक्चर होता है, एक्सप्लोसिव बनाने का काम, पटाखे बनाने का काम होता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पटाखे बनाने का काम कर रहा है, तो ये माना जाए कि यहाँ पे किसी की डेथ नहीं हो सकती।
क्योंकि नॉर्मल काम होता है, तो इसमें हम नहीं मान सकते हैं किसी की डेथ हो सकती है। इसलिए हम ये इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं कि उस व्यक्ति को नॉलेज रही होगी कि हाँ, एक्सप्लोसिव का जो कि मैन्युफैक्चर होता है इसलिए किसी की डेथ हो सकती है, तो इसके लिए हो सकती है, ठीक है, कभी एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे किसी की डेथ के लिए हम डायरेक्टली लायबल नहीं ठहरा सकते। ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड का। तो मेन जो इसेंशियल एलिमेंट हमने देखा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, फर्स्ट, किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ की हो, डेथ होना यहाँ पे जरूरी होता है। सेकंड, जो डेथ हुई हो कोई एक्ट करके, कोई कार्य करके ही हुई हो, बिना कार्य किए किसी की डेथ होगी, तब भी ये इसमें नहीं आएगा। फिर तीसरे पार्ट में बताया गया कि जो हम एक्ट करते हैं वो किस मेंटल कंडीशन के साथ करते हैं। इसमें तीन मेंटल कंडीशन की बात की गई है। पहली जो मेंटल कंडीशन की बात की गई है वो है इंटेंशन। डेथ करने का अगर इंटेंशन है तो मान लिया जाएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड था। इसी तरीके से अगर बॉडली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन था, डेथ हो जाती है, तब भी वो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाएगा। और थर्ड, उसकी मेंटालिटी दी गई है नॉलेज, ज्ञान, कि अगर ज्ञान के साथ कार्य किया जाता है, डेथ होती है, तब भी माना जाएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी है। ठीक है? तो ये हमारा कल्पेबल होमिसाइड का टॉपिक नाउ फिनिश हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद होगा वो मर्डर का होगा। ये भी हम खत्म करते हैं।